हम लोगों ने जो आखिरी क्लास की थी उस आखिरी क्लास में टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कि हम लोगों की किताबों में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई कर देने के बाद हम लोगों को और कौन सी चीज़ें हैं जो देखने को मिलती हैं। तो अभी देखो, सॉलिड स्टेट में आपको हर जगह क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ना है। आपको कहीं पर भी एमॉर्फस सॉलिड की स्टडी नहीं करनी है। अच्छा, अब अगर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ रहे हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स है वो हम लोगों को पता होने चाहिए। अब व्हाट डू यू मीन बाय द बेसिक टर्म्स? हर चैप्टर के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है। जैसे जब आप आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे तो आपने कुछ बेसिक चीज़ों को समझा कि अच्छा इसको ये कहते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। 11:05। हाँ, उसके अलावा जब आप कोई दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड आप बेसिक चीज़ें पढ़ते हो ताकि उस चैप्टर के इन डेप्थ में जाने के बाद आपको समझ में आए कि बेसिकली वो आपको कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली अभी आप लोगों के सामने जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में कुछ बेसिक टर्म्स आते हैं। अब उन बेसिक टर्म्स को समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपनी डे टू डे लाइफ का, और उस डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स के वाया हम उस बेसिक सी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आप लोगों को कोई एक फंक्शन कराना है। आपने उसके लिए एक बैंक्वेट आपने बुक किया। जब आप बैंक्वेट बुक कर रहे हो तो आपसे वहाँ का जो डेकोरेटर रहता है फंक्शंस के कुछ दिनों पहले आप लोगों को पूछता है कि आपको बैंक्वेट का सिटिंग अरेंजमेंट कैसा चाहिए है। तो आप उसको बताते हो कि मुझे चेयर्स ऐसी लगी हुई चाहिए, टेबल्स मुझे ऐसे लगे हुए चाहिए। मतलब एक पैटर्न हम डिसाइड करते हैं, राइट। हम उसको अपनी इमेजिनेशन बताते हैं कि देख भाई, ये मान लेते हैं एक टेबल तू यहाँ लगाना, इस टेबल के आसपास मुझे कितनी कुर्सियाँ चाहिए हैं, लेट से 4 कुर्सियाँ चाहिए, है ना। फिर हम उसको बोलेंगे कि एक और ऐसा ही सिमिलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट तुम यहाँ पे करना, ठीक है, और वैसा ही एक और सिमिलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट तुम यहाँ पे करना, ठीक है। अच्छा, और एक और यहाँ पे भी कर लेना, चलो। अच्छा, और जो बीच में इनका सेंटर क्रिएट हुआ होगा उस सेंटर में आप एक काम कर देना, ये टेबल रख देना जिस टेबल के ऊपर आपने जो मेन गेस्ट है वो लेट से मेन गेस्ट बैठते हैं। होता है ना शादी में दूल्हा दुल्हन वालों के लिए एक अलग से टेबल कुर्सी और दूल्हा दुल्हन के घर वालों के लिए एक अलग से टेबल चेयर लगाई जाती है एज कम्पेयर टू द अदर बारातीज एंड अदर गेस्ट। तो सिमिलरली ये वही चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके का एक अरेंजमेंट लेट से मैंने डिसाइड किया और मैंने बैंक्वेट वाले को कहा कि देखो मुझे फंक्शन के दिन ऐसा अरेंजमेंट चाहिए, ठीक है। अब हो सकता है तुम में से कोई और इंसान जब उसके घर में फंक्शन हो वो अलग प्रकार का अरेंजमेंट सोचे, बराबर। बहुत सारे तरीके होते हैं चीज़ों को अरेंज करने के, बट मैंने मन गढ़ंत इमेजिनरी इस तरीके का एक अरेंजमेंट बना लिया, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके। तो एक्चुअली में हम लोगों की केमिस्ट्री की दुनिया में, ठीक है, जब हम लोग इमेजिन करते हैं, इमेजिन, पहली बात तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये अगर इमेजिनेशन अच्छी है तो बहुत अच्छा है और अगर इमेजिनेशन बुरी है तो बहुत बुरा है, ठीक है। इमेजिनेशन का खेल है इस पूरे चैप्टर में। तो हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं 3D में। अभी फ़िलहाल ये जो टेबल कुर्सियाँ मैंने लगाई है ये 2D में लगाई है। क्यों 2D में लगाई हूँ? क्योंकि जिस कागज़ पे आप लिखते हो, जिस सरफेस पे मैं लिख रही हूँ, ये एक 2 डायमेंशनल सरफेस है ना। इसको हम 3D में मैं कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ? 3D मतलब समझते हो क्या होता है? 3D मतलब समझते हो क्या होता है? ये एक ऐसी शेप जिसके पास 3 डायमेंशंस होते हैं, मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अब ऐसा कहो, ये तीनों चीज़ें होती हैं, उसको 3D कहते हो, ठीक है। तुम्हारी कॉपी का एक पेज इज़ अ 2D। अगर वो कॉपी में 200 पन्ने आ जाए तो देखो उस कॉपी की एक लेंथ तो रहती है, उसकी हाइट तो रहती है, बट उसका ब्रेथ भी मिल जाती है। सो कॉपी, कंप्लीट कॉपी आपकी क्या कहलाएगी? एक 3D मॉलिक्यूल के जैसे आप उसको ट्रीट कर सकते हो। तो मान लेते हैं मैंने ये जो अरेंजमेंट फिलहाल तुम्हारे सामने ड्रॉ करके दिखाया है,
ये मैंने 2D में ड्रॉ करके दिखा है। अब जैसे जो आर्किटेक्ट लोग होते हैं, रिसेंटली मैंने बनवाया है एक मैप, तो उसमें जो ये आर्किटेक्ट होते हैं, इन आर्किटेक्ट्स का काम क्या होता है, कागज पे आपका घर एग्जैक्टली कैसा दिख रहा है ये चीज आपको वो क्या करते हैं, बना कर देते हैं। अब उन लोगों की कभी तो मैप या डिजाइनिंग देखोगे तो आपको कभी वहां पे ऐसा ही लगेगा कि कागज से बाहर निकलती हुई घर की दीवारें आपको दिख रही हैं। सब कुछ उनका जो ड्राइंग होता है वो कैसा होता है, पेपर पे होता है, बट रियलिटी में वो जो अरेंजमेंट होता है घर का, दीवारें वो 2D होती हैं क्या? घर तो एक 3D फिगर है ना हमारा, तो 3D होता है। तो मैं क्योंकि यहाँ पे अभी तुम्हें 3D अरेंजमेंट दिखा नहीं सकती, तुम अपनी कॉपी में 3D अरेंजमेंट कर नहीं सकते, बट बातचीत पूरी तरीके से भी फिलहाल 3D की चल रही है, ये बात याद रखना। ठीक है, हम लोग कहाँ की बात कर रहे हैं, 3D यानी कि 3 डायमेंशंस। 3D मूवीज भी आती है ना, चश्मा लगा के देखना पड़ता है। वैसे मैंने तो आज तक नहीं देखी है 3D मूवीज, बस सुना है। ठीक है, तो ये पूरी बातचीत आपकी किसकी चल रही है, 3D की चल रही है। तो 3D में अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि आपने इमेजिन किया, आपने अपने दिमाग के अंदर आपने एक इमेजिनेशन की, आपने इमेजिनेशन ये की कि 3D में मैं क्या क्रिएट करूँगा, एक अरेंजमेंट क्रिएट करूँगा। ठीक है, मैं क्या क्रिएट करूँगा, एक अरेंजमेंट क्रिएट करूँगा। 3D में हमने क्या क्रिएट किया, एक अरेंजमेंट क्रिएट किया। ये मैंने जो ड्राइंग तुम्हारे सामने बना के दी है, ये क्या है, एक प्रकार का अरेंजमेंट ही है ना, अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट। मैंने ये क्या किया, अरेंजमेंट क्रिएट करके दिया, मैंने एक अरेंजमेंट क्रिएट किया। बस इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का केमिस्ट्री की दुनिया में इसे कहते हैं स्पेस लैटिस। क्या कहते हैं इसको, स्पेस लैटिस, या फिर सिंपल आप इसको क्या कह सकते हो, लैटिस भी कह सकते हो। डन। तो बेसिकली अगर कोई तुमसे पूछेगा कि स्पेस लैटिस क्या है, तो स्पेस लैटिस को आप कैसे डिफाइन करोगे कि 3D में, ठीक है, जो एक इमेजिनरी अरेंजमेंट क्रिएट किया जाता है, एक इमेजिनरी अरेंजमेंट जो क्रिएट किया जाता है, ठीक है, इमेजिनरी अरेंजमेंट जो क्रिएट किया जाता है, किसका अरेंजमेंट, फिलहाल तो अभी मेरे डायग्राम में तो तुम्हें टेबल कुर्सी का अरेंजमेंट दिख रहा है ना, तुम्हें टेबल कुर्सी का अरेंजमेंट दिख रहा है, बट रियलिटी में हम लोग टेबल कुर्सी का अरेंजमेंट थोड़ी ना करते हैं, हम पॉइंट्स अरेंज करते हैं। जैसे रंगोली होती है, एक होती है आपकी फ्री हैंड रंगोली और एक होती है ट्रेडिशनल रंगोली, जिसमें डॉट्स बनाए जाते हैं, फिर डॉट्स को अलग अलग डायरेक्शन से ज्वाइन करके पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, राइट। तुम में से बहुत सारे लोगों को डॉट वाली रंगोली के बारे में पता होगा। तो हम लोग उस रंगोली को बनाने से पहले क्या करते हैं, जमीन के ऊपर डॉट क्रिएट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे समथिंग कुछ डॉट क्रिएट करते हैं, है ना, ये ऐसे डॉट क्रिएट करते हैं। ये डॉट्स क्या है, पॉइंट्स है। बस ये किसका अरेंजमेंट किया आपने, पॉइंट्स का अरेंजमेंट किया। कहाँ किया, 2D में किया। असलियत में किया क्या, हाँ असलियत में किया। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि आप यही सेम अरेंजमेंट, ठीक है, कहाँ करो, 3D में करो। असली में करो क्या, नहीं, इमेजिनरी करो। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3D स्पेस। आपने पॉइंट्स को कैसे अरेंज किया, 3D में अरेंज किया। कैसे अरेंज किया, हाइपोथेटिकली अरेंज किया। तो बस इसी अरेंजमेंट को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, आप लोगों का स्पेस लैटिस, या फिर सिर्फ आपको बोलना हो तो आप सिर्फ लैटिस कहते हो। ये होती है स्पेस लैटिस की डेफिनेशन या उसका मीनिंग। समझने में ना इसको बहुत तकलीफ जाती है, डेफिनेशन याद करने में बहुत तकलीफ जाती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, रट्टा मारने की कोशिश करते हैं डेफिनेशंस को, बट अगर समझी हुई नहीं रहेंगी तो मतलब ही क्या रह गया। सो दिस इज आपका स्पेस लैटिस। अब होगा क्या, जिस दिन आपके घर में फंक्शन है, आप लोगों के गेस्ट आएंगे। अब गेस्ट आके करेंगे क्या, बताओ मुझे। तो गेस्ट को बैठाने के लिए ही तो आपने ये अरेंजमेंट कराए हो भाई, नहीं तो ये अरेंजमेंट क्या ऐसी फ्री फाकट में थोड़ी ना पैसे देकर आ जाओगे बैंक्वेट्स में। तो आपने गेस्ट को बुलाया। अब हो सकता है अकेला गेस्ट हो, अकेला गेस्ट विल नॉट रिजेंबल एनी फंक्शन, इट विल रिजेंबल डेट, ठीक है। बट अगर हो सकता है कि अकेला एक आपने क्या बुलवाया है, एक अकेला गेस्ट बुलवाया है, या चलो मान लेते हैं कोविड काल में के दौरान एक घर से एक इंसान को बुलाया गया।
अब कैसा है, फंक्शन के दौरान कोविड काल में हम लोगों को नंबर ऑफ गेस्ट लिस्ट लिमिटेड रखनी होती है ना, और ये भी ध्यान रखना होता है कि किसी को बुरा ना लग जाए। तो आपने कहा कि मैं एक घर से क्या करवाऊंगा, एक गेस्ट बुलवाऊंगा। अगर कोविड नहीं होता तो एक घर में जितने लोग होते हैं वो सभी के सभी पहुंच जाते हैं फंक्शंस में, राइट। तो ऐसे में आपकी चॉइस है कि आप अपने इस अरेंजमेंट में एक घर के एक इंसान को भी बैठा सकते हो, ठीक है, या फिर हो सकता है उसी सेम घर के मान लेते हैं ग्रुप को बैठा सकते हो। अकेला इंसान भी बैठ सकता है या फिर ग्रुप भी बैठ सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। तो जब इसी अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, एटम्स को, ये क्या हो सकता है, ये आप लोगों का एक एटम हो सकता है, ठीक है, या फिर ये आप लोगों का क्या हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। जब इस अरेंजमेंट में हम एटम और मॉलिक्यूल्स को प्लेस करना शुरू करते कि ये वाला एटम यहाँ बैठेगा, ये वाला एटम यहाँ रखो, इस वाले एटम को यहाँ रखो। अगर तुम किसी ऐसे फंक्शन में जाते हो जहाँ पे आप लोगों को इनविटेशन कार्ड लेकर जाना होता है, दिखाना पड़ता है कि हाँ देखो हम लोग इनवाइटेड है, तो आप लोगों को वहाँ पे पहुँचने के बाद ये रहता है कि आपका ये सीट नंबर है, आप वहाँ जाके बैठिए। गेस्ट लिस्ट में ऑलरेडी आपकी पोजीशन, कौन कहाँ बैठेगा, ये पहले से तय होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं कल को कोई फंक्शन वगैरह होता है, जो स्टार्टिंग की रोज होती हैं वो VIP वाली होती हैं, उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे, राइट। तो पहले से प्री डिसाइडेड होता है कौन कहाँ बैठेगा। तो जब आप इस अरेंजमेंट में एटम्स को बैठाते हो लाकर, या फिर आप इसको क्या यहाँ पे किसको बैठाते हो, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को बैठाते हो, तो क्या हो रहा है, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, है ना। वो जो डॉटेड 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 मैंने व्हाइट कलर का रंगोली पाउडर डाला जमीन में, अगर मैं उसको अब ज्वाइन करना शुरू कर दूं तो क्या होगा, कुछ ना कुछ पैटर्न क्रिएट होगा, कलश बनेगा, तोता बनेगा, मोर बनेगा, कुछ बनेगा। तो जब आप किसी एटम को या फिर मॉलिक्यूल को जब आप इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में बोलते हो बैठने के लिए कि आओ आके इस अरेंजमेंट में बैठो, तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाने लगता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ आप लोगों का क्रिस्टल कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, ये क्रिस्टल कहलाता है। यानी कि मैं ये कहूंगी कि आप लोगों के पास एक क्या था, स्पेस लैटिस था। स्पेस लैटिस में जो ये डॉट्स दिखते हैं, ये जो स्पेस लैटिस में आपको डॉट्स दिखते हैं, ये जो मैंने ऊपर डॉट्स बनाए थे जो अरेंज, ये क्या कहलाते हैं, लैटिस पॉइंट्स, है ना। ये क्या कहलाते हैं, लैटिस पॉइंट्स, बराबर। अच्छा, और जब आप इन लैटिस पॉइंट्स पर किसको लेकर आते हो, आप ला सकते हो एटम को, एक सिंगल एटम आ सकता है, या फिर हो सकता है ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि कोई मॉलिक्यूल भी आ सकता है। जब इसी स्पेस लैटिस के लैटिस पॉइंट पे एटम या मॉलिक्यूल आकर बैठ जाते हैं, तो इस कंप्लीट चीज को हम लोग बेसिकली कहते हैं क्रिस्टल। इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कह सकते हो, सिर्फ क्रिस्टल कह सकते हो, या क्रिस्टल लैटिस कह सकते हो। सो बेसिकली ये आप लोगों का क्या कहलाता है, क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। अब जैसे कि मान लेते हैं ये मैंने कुछ डॉट्स क्रिएट किए, है ना, ये मैंने कुछ डॉट्स वाले पैटर्न क्रिएट किए, तो ये एक एक डॉट बोलो क्या कहलाएगा, ये एक एक डॉट क्या कहलाएगा, ईच डॉट, यहाँ पे हर एक डॉट को हम लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का लैटिस पॉइंट कहेंगे, ठीक है। ये बात याद रखना, बराबर। अच्छा, लैटिस पॉइंट क्या है, लैटिस पॉइंट इज ए प्लेस, वो एक ऐसी जगह है, ठीक है, जहां पे आप लोगों का एटम या फिर हो सकता है आप लोगों का मॉलिक्यूल आकर क्या कहेगा, खुद को रिसाइड करवाएगा, बैठाएगा खुद को, उसको हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। अब मान लेते हैं इस पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट पर कुछ एटम्स आकर बैठ गए, ठीक है, कुछ एटम्स आकर बैठ गए। अच्छा, तो उनके बैठ जाने के बाद ये जो एक अजीबोगरीब सा क्या क्रिएट हुआ, आप लोगों का ये जो शेप क्रिएट हुआ, ठीक है, इस पर्टिकुलर शेप को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टल्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टल्स, बराबर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टल्स। अगर एटम आके नहीं बैठता, अगर जगह खाली रहती, तो हम उसे क्या कहते हैं, आप लोगों का स्पेस लैटिस। अगर जगह खाली है तो उसे कहते हैं स्पेस लैटिस, और अगर उस पर्टिकुलर जगह पर आके आप लोगों का एटम या फिर लेट्स से वो मॉलिक्यूल आकर बैठ गया है,
तो उसको हम लोग कहेंगे क्रिस्टल। ठीक है, यहाँ पे लगे तो मैं हिंदी में लिख देती हूँ कि अगर मान लेते हैं जगह खाली है, जगह खाली है मतलब वहां पे कोई घर नहीं बना है, प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पेस लैटिस। ठीक है, अच्छा, और अगर मान लेते हैं वहां पर एटम या फिर मॉलिक्यूल आ गए, ठीक है, वहां पर एटम या फिर मैं ये कहूं मॉलिक्यूल आ गए, तो एटम या मॉलिक्यूल के आ जाने की वजह से जो नया कुछ क्रिएट होगा उसको बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टल्स कहेंगे। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा एक और चीज ध्यान से सुनो कि जो एटम या फिर मॉलिक्यूल जो भी आएगा, ठीक है, जो एटम या फिर जो मॉलिक्यूल आता है उसको भी सॉलिड स्टेट में एक बहुत ही फैंसी सा नाम दिया जाता है। दैट फैंसी नेम इज बेसिस। उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिस। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसिस। अच्छा, और जब जगह खाली होती है तो जो पॉइंट्स होते हैं जो हम इमेजिन करते हैं ना अपने दिमाग में, अच्छा कि यहाँ पे एक टेबल होना चाहिए, यहाँ पे 2 कुर्सी होनी चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे वो होना चाहिए, सिर्फ पॉइंट्स, लोकेशंस, उनको हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट्स। तो ये टोटल 4 चीजें थी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में जो काफी ज्यादा एक स्टूडेंट को कंफ्यूज करती हैं। अब एक बार हम देख लेते हैं कि तुम्हारी किताब में ये चीजें किस प्रकार से और कैसे लिखी हुई हैं, और उसके बाद फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, तो याद रखना इनके डेफिनेशंस पूछे जाते हैं, डिपेंड कि तुम्हारी बुक में है कि नहीं है। लास्ट ईयर तो थे, अब नए सिलेबस में अगर रीड करना है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने तो कुछ कह सकते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं था, आयनिक इक्विलिब्रियम आ गया। चलो देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, ये 1.4 वाला सेक्शन हमें आज शुरू करना था, राइट। ओके, तो सबसे पहले जैसा जैसा देखो मैंने तुम्हें बताया वो वर्ड्स यहाँ है, एक आपका बेसिस है, एक यहाँ पे लैटिस है, और एक यहाँ पे क्रिस्टल है। बराबर, मैंने तुमसे क्या कहा था, लैटिस क्या है, 3D में आप जो अरेंजमेंट करते हो उसको लैटिस कहते हैं, यही कहा था। देखो वही लिखा हुआ है कि लैटिस इज ए ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। बराबर, उन पॉइंट्स को हम लैटिस पॉइंट्स कहते हैं वैसे, लेकिन पॉइंट्स को आप 3D में किस तरीके से अरेंज कर रहे हो। अच्छा, एक वर्ड मैं जो वहां बताना भूल गई, अच्छा हुआ यहाँ पे दिख गया मुझे, पीरियोडिक अरेंजमेंट। अरे ये जो वर्ड होता है ना, अरे वर्ड का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, अरे वर्ड का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। बराबर, समझ रहे हो, अरे वर्ड का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। तो जो आप ये अरेंजमेंट करते हो ना, इस अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस। तो यहां से आप लोगों का पहला क्वेश्चन तो लो भैया यहीं क्रिएट हो गया, डिफाइन लैटिस। ये लो, ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्रिएट हो गया। अब उसके बाद तुम्हें क्या बताए थे हम कि अगर आप उस लैटिस में एटम या ग्रुप ऑफ एटम लाकर बैठा दो, ठीक है, अगर उस लैटिस के अंदर जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं, अगर उस जगह पर आप एटम या ग्रुप ऑफ एटम लाकर बैठा दो, तो फिर जो नई चीज क्रिएट होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं, या फिर क्रिस्टल लैटिस। दोनों में से जो भाषा आपको बोलनी है वो आप बोल सकते हो। बराबर, अब आगे देखो, उसने आगे के पैराग्राफ में क्या लिखा है समझने की कोशिश करो। अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन, मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर कब बनता है वो ये बता रहा है, जब आप क्या करो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक एक लैटिस पॉइंट पर लाकर क्या कर दो, चिपका दो, तो उस पर्टिकुलर चीज को जो उस लैटिस पॉइंट में पार्टिकल्स के आने के बाद बनती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। बराबर, क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं समझ में आ रहा है, किसको कहते हो। अच्छा, अब तुम्हारी बुक वाला ऐसा लिखता है कि क्रिस्टल लैटिस का ही एक दूसरा नाम होता है स्पेस लैटिस। तो ठीक है, जो तुम्हारी बुक वाला कह रहा है अपन उसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि क्रिस्टल लैटिस को आप क्या कहते हो, स्पेस लैटिस। और जो इमेजिनेशन होती है, इमेजिनेशन, खाली इमेजिनेशन, ठीक है, जहां पे कोई पॉइंट नहीं है, उस खाली इमेजिनेशन को क्या कहते हो, लैटिस कहते हो। और जो पॉइंट आता है रहने के लिए, जो आ रहा है, ठीक है, जो आ रहा है रहने को, ठीक है, जो उस जगह पे आ रहा है रहने को, उस पर्टिकुलर एटम को या उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। और जब उन पॉइंट्स पर आके मॉलिक्यूल या एटम्स आके रहने लगते हैं,
तो जो नई चीज़ आपको मिलती है, या तो आप उसे क्रिस्टल कहते हो, या तो आप उसे क्रिस्टल लैटिस कहते हो, या तो आप उसे क्या कहते हो, स्पेस लैटिस कहते हो। तो अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्रिस्टल लैटिस, तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो तब बनता है जब हम लैटिस पॉइंट्स पर क्या कर दें, बेसिस को अटैच कर दें। ठीक है, देखो भाषा पूरी तरीके से साइंटिफिक रखी है उसने, मेरी भाषा का इस्तेमाल किया है क्या बताओ उसने, कि जो आ रहा है उसको अटैच कर दो, एटम आ रहा है, मॉलिक्यूल आ रहा है, मेरी भाषा का इस्तेमाल किया है क्या उसने? नहीं, उसने साइंटिफिक भाषा का इस्तेमाल किया है। ठीक है, सॉलिड स्टेट की भाषा का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ये चीजें नहीं समझी हैं और अगर आप डायरेक्टली इसको रट्टा मारने के फिराक में हो तो पेपर में आप भूल जाओगे। अब अगर कोई तुमसे पूछता है कि क्रिस्टल लैटिस क्या है, तो तुम उसको अपने वर्ड्स में तक इवन डिफाइन कर सकते हो। अगर पेपर में डिफाइन भूल गए इन केस, तो कि क्रिस्टल लैटिस इज अ 3D अरेंजमेंट, ठीक है, व्हेन बेसिस आर अटैच्ड ऑन दी लैटिस पॉइंट। जब आप लैटिस पॉइंट पर बेसिस को रख दोगे तो जो अरेंजमेंट तैयार होगा बराबर, उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, आप लोगों का क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। बस खत्म। ठीक है, तो बेसिकली जो भी चीज आप लाओगे वहां लगाने के लिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का क्या कहेंगे, उसको हम लोग हमारा क्या कहेंगे, बेसिस कहेंगे। जो भी चीज आप ला रहे हो लगाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर में दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, तुमने डिसाइड किया घर बनाने से पहले, मैप बनाया तुमने कि यहाँ पे ये कमरा होगा, यहाँ ये खिड़की होगी, यहाँ पे ये दरवाजा होगा, है ना, यहाँ पे बालकनी होगी, ये तुमने डिसाइड किया। ये तुम्हारी और तो आर्किटेक्ट के बीच की एक इमेजिनेशन है पेपर पे। तो वो इमेजिनेशन क्या कहलाएगी, पेपर वाली, वो कहलाएगी आप लोगों का लैटिस। अब मान लेते हैं घर बन चुका है, आपकी इमेजिनेशन मतलब घर बनना शुरू है। अब घर को बनाने के लिए आप क्या करोगे, उस इमेजिनेशन को पूरा करने के लिए जैसा जैसा आर्किटेक्ट बोलेगा कि ऐसा मैप वाला घर बनाना है हमको, यहाँ ईटा रखो, यहाँ सीमेंट लगाओ, यहाँ पिल्लर डालो, तो आप क्या कर रहे हो, एक्चुअल में वहां पे मटेरियल लगा रहे हो। दैट विल बी नोन एज व्हाट, आप लोगों का बेसिस। और जब वो मटेरियल लग गया और जब सब कुछ तैयार हो गया, तो जो फाइनल चीज आपको दिखेगी, बना हुआ घर, दैट विल बी नोन एज व्हाट, क्रिस्टल लैटिस। मान लेते तुम्हारे पास एक हॉल है बहुत बड़ा सा, तुम्हारे को उसको डेकोरेट करना है। ठीक है, अच्छा, डेकोरेट करने के लिए तुमने डिसाइड किया इस जगह पे अपन सोफा रखेंगे, इस जगह पे अपन लैंप रखेंगे, इस जगह पे अपन वो आगे पीछे होने वाली कुर्सी रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन एक झूला रख लेंगे, यहाँ पे ये बना लेंगे, वो बना लेंगे। अब तुम शॉपिंग करने गए, सारा सामान तुम खरीद के ले आए, और जैसा जैसा तुमने इमेजिन किया है वैसी जगह पे उन सारे सामानों को तुमने लगाना शुरू कर दिया। आपके सोफे की जगह सोफा, है ना, वो आराम वाली कुर्सी की जगह आराम वाली कुर्सी, आपके पर्दों की जगह पर्दे, बल्ब की जगह बल्ब, ट्यूबलाइट की जगह ट्यूबलाइट, झूले की जगह झूला। तो एक्चुअली जो आप अरेंज कर रहे हो, जो आप फर्नीचर अरेंज कर रहे हो, फर्नीचर्स आर नोन एज बेसिस, और आपकी इमेजिनेशन इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का लैटिस। और जब आप लोगों का सामान अरेंज हो जाएगा तो वो पर्टिकुलर हॉल, फर्निश्ड हॉल, फर्निश्ड मतलब पूरा फर्नीचर के साथ, वो फर्निश्ड हॉल बोलो क्या कहलाएगा, दैट विल बी नोन एज व्हाट, स्पेस लैटिस। वो क्या कहलाएगा, स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस। समझ गए क्या होता है कि अगर आपने सिर्फ इमेजिन किया है कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये करेंगे वो करेंगे, तो आपका ख्याली पुलाव इज नोन एज लैटिस। फिर आप अपने ख्याली पुलाव को साकार करने के लिए जो चीजों का जुगाड़ कर करके आप उसको जब जमाते हो, है ना, तो जो जो चीजें आप वहां पे लगा रहे हो, दैट विल बी नोन एज बेसिस। और जब वो चीजें लग जाती हैं, तो लग जाने के बाद जो आपका मतलब असलियत में आपको जो चीज दिखती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का, उसको हम लोग कहते हैं आप लोगों का स्पेस लैटिस। ठीक है, बस खत्म। यही आप लोगों का स्पेस लैटिस। कितना आसान है। अब अगर चीजें पता है तो लर्न करने में तकलीफ नहीं होगी, अगर नहीं पता है तो तकलीफ होगी। ठीक है, एनसीईआरटी में ये 1.4 सेक्शन है, वहां पे एक टाइल्स वाला एग्जाम्पल दिया है, आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट मैं जितने सिंपलिस्टिक तरीके से बता सकती थी, मैंने उसको बताने की कोशिश की है। अच्छा, अब एक बात का ध्यान रखना
कि आपको ये पता है कि लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, आपको ये पता है बेसिस क्या होते हैं, आपको ये पता है कि लैटिस क्या होता है, और आपको ये पता है कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, राइट। नाउ द पॉइंट इज कि अभी आपको ये पता होना चाहिए कि इन सारी चीज़ों का उपयोग क्या है, मतलब क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या है ये सब, क्या है। तो अब देखो, मान लेते हैं आपने ये सारा काम किया, आपने ये सारा काम किया, और सारा काम करने के बाद आप लोगों को एक क्रिस्टल मिल गया। अब जैसे तुम्हारे घर में जो नमक है, नमक का एक दाना देखना, दैट वन दाना ऑफ नमक इज नोन एज व्हाट, क्रिस्टल। उसको भी हम क्रिस्टल कहते हैं, समझो, उसको हम क्रिस्टल कहते हैं। और ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं क्रिस्टल के, बट नमक हम में से हर किसी के घर में होता है ना, सो आई देयरफॉर आई टुक नमक, है ना, टाटा नमक। तो ऐसे केस में दैट वन पार्टिकल इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का क्रिस्टल। अब देखो, क्रिस्टल के अंदर में एटम्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि क्रिस्टलन सॉलिड टोटल 4 प्रकार के होते हैं। याद आ रहा है? बस उन चारों में से कोई भी प्रकार का क्रिस्टल आपके पास हो सकता है। अब बात ये होती है कि क्रिस्टल लेड से बनके आप लोगों का तैयार हो गया, ठीक है, मान लेते हैं क्रिस्टल आप लोगों का बनके तैयार हो गया। तो जब आप लोगों का क्रिस्टल बनकर तैयार हो जाएगा, जब आप लोगों का क्रिस्टल बनके तैयार हो जाएगा, जब आप 3D में एक्चुअली में वो क्रिस्टल बना लोगे, तो आपने क्या देखा कि आपने क्रिस्टल कैसे बनाया। आपने बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स को आपस में जोड़ा होगा, है ना, आपने बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स उस लैटिस पॉइंट पे रखे होंगे। सही कह रही हूं मैं? अच्छा, तो एक्चुअली में मान लेते हैं क्रिस्टल बनके तैयार हो गया। जैसे कि मान के चलो आपके घर की एक दीवार बनके तैयार हो गई। मान लेते हैं आयुष ने सपना लिया था कि वो अपना घर बनाएगा, और ये उसने अपने घर की कम से कम एक दीवार बना ली, पूरे घर का तो पता नहीं, लेकिन उसने, लड़के ने एक दीवार तो खड़ी कर ली। लो, ये उसका अचीवमेंट है। तो ये जो दीवार उसने खड़ी की, इस दीवार को बोलो क्या कहेंगे? इसको स्पेस लैटिस कहेंगे कि सिर्फ लैटिस कहेंगे? इसको कहेंगे स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस, क्योंकि एक्चुअली में ये चीज बनाई है ना आयुष ने। फिर हाँ, तो बिल्कुल भैया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पेस लैटिस कहेंगे या फिर क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। अच्छा, अब ज्यादा बड़ी दीवार नहीं बनाते, इतने पे हम अपनी दीवार को खत्म कर देते हैं, नहीं तो मुझे ड्राइंग लंबी बनानी पड़ रही है फालतू के। ठीक है, ये हमने हमारी दीवार, इतनी बड़ी दीवार आयुष ने बना ली। अब तुम ये देखो, उस दीवार को बनाने के लिए उसने किस चीज का इस्तेमाल किया होगा? ईंटे का। उसने एक ईंटा रखा, क्या एक ईंटा रखने से उसका वो दीवार बन गई क्या? नहीं, उसने दूसरा ईंटा रखा। ऐसा करते करते आयुष ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पता नहीं बाबा कितने सारे ईंटे उस लड़के ने रखे, तो जाके उसकी दीवार बन गई। बट लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि वॉल तो बन गई है, बट बेसिकली वॉल बनी किसकी वजह से है, तो आप बोलोगे वॉल बनी है किसकी वजह से? ब्रिक्स की वजह से। यानी कि उस वॉल को बनाने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट हमने इस्तेमाल की, वो सबसे छोटी यूनिट क्या थी बोलो? हम लोगों की ब्रिक्स थी। अगर ब्रिक्स नहीं होते तो पता नहीं आयुष दीवार कैसे बनाता। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो आयुष ने यूज की दीवार बनाने के लिए, वो क्या थी? ब्रिक्स थी। वैसे ही आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी के, जो हमारी बॉडी होती है, उस बॉडी की सबसे छोटी और रिपीटिंग यूनिट क्या होते हैं? सेल्स। अगर सेल्स नहीं होते हमारी बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, तो पता नहीं भगवान हमारी बॉडी कैसी होती, यूनिसेलुलर अमीबा के जैसी होती। तो बेसिकली जब भी कोई एक जायंट स्ट्रक्चर बनता है, तो हर जायंट स्ट्रक्चर के पीछे क्या होता है बोलो? हर जायंट स्ट्रक्चर के पीछे कोई ना कोई स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है, जिस स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को हम बार बार रिपीट करते हैं, और उसके बार बार रेगुलर रिपीटिशन से, रेगुलर वर्ड पे फोकस करना, क्योंकि हम क्रिस्टलन सॉलिड पढ़ रहे हैं। रेगुलर रिपीटिशन की वजह से, उस स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट के रेगुलर रिपीटिशन की वजह से हमें एक बड़ा सा क्या मिलता है? क्रिस्टल मिलता है।
हमें एक बड़ा सा क्या मिलता है, क्रिस्टल मिलता है। समझ में आ रहे हो? यानी कि हर एक क्रिस्टल के पीछे, हर क्रिस्टल की सफलता के पीछे किसका हाथ होता है, एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट का हाथ होता है। एंड इसी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। इस एक ईंटे को आयुष क्या कहेगा, यूनिट सेल। क्या कहेगा, यूनिट सेल। सो यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल की सबसे छोटी रिपीटिंग यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, जिसको आप जब बार बार रेगुलर रिपीट करवाते हो तो यूनिट सेल्स के रेगुलर रिपीटिशन से एक यूनिट सेल प्लस दूसरी यूनिट सेल प्लस तीसरी यूनिट सेल, ऐसे करते करते आप जब ढेर सारी यूनिट सेल्स को आपस में क्लब करते हो तब जाके आपको क्या मिलता है, एक क्रिस्टल लैटिस मिलता है। तो यानी कि आयुष उस एक ईंटे को क्या कहेगा, अपना यूनिट सेल कहेगा। मैं अपनी बॉडी के एक सेल को बोलो क्या कहूंगी, मैं यूनिट सेल कहूंगी। कहते नहीं है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूं। तो किसी भी क्रिस्टल के अंदर की जो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होती है, एक एंटाइटी होती है, जिसको बार बार रेगुलर रिपीट करने से हम लोगों को क्या मिल जाए, एक कंप्लीट क्रिस्टल मिल जाए, उसको बस हम लोग क्या कहते हैं, उसको बस हम लोग हमारा यूनिट सेल कहते हैं। और कुछ भी नहीं होता है, और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो यूनिट सेल का मतलब क्या, तुम लोगों को बात समझ में आई कि यूनिट सेल बेसिकली हम किसे कहते हैं, ठीक है, हम समझ में आ रहा है यूनिट सेल किसे कहते हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं एक बार किताबों में क्या है लिखा है। अदरवाइज मैं बता दूं, पेपर में यूनिट सेल की डेफिनेशन ना बहुत फेमस होती है, क्योंकि हम लोग मतलब क्या करते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब ऐसे में देखो जरा यूनिट सेल के बारे में क्या लिखा है। क्या ये चीज वही लिखी है जो मैंने अभी बताई, पढ़ो जरा, क्या ये चीज वही लिखी है? हाँ, लग तो वैसे ही रहा है कि वही कुछ लिखा है, पढ़ो। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। सबसे छोटी रिपीटिंग यूनिट को किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की, क्योंकि हम लोग एमॉर्फस नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे केस में उसे हम लोग क्या कहेंगे, बताओ, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग हमारा यूनिट सेल कहेंगे, ठीक है। अच्छा, बस खत्म हो गया है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का यूनिट सेल कहते हैं। अब आगे हम लोग समझते हैं यूनिट सेल के बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स, ठीक है। देखते हैं यूनिट सेल से हम लोगों को और क्या फीलिंग, क्या क्या चीजें समझ में आ रही हैं, वो जानते हैं हम लोग। अब जैसे मान लेते हैं आयुष महाराज को हमने एक ईंटा दे दिया। अब आयुष क्या कर रहा है, उस ईंटे की मदद से बोलो अपना दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। अब मान लेते हैं आयुष की शैतानी खोपड़ी चली। अब आयुष ने बोला कि मैं टोटल 3 तरीके से, देखो मैडम आपको अरेंजमेंट करके दिखाता हूं। मैंने बोला दिखा। वो बोलता है कि देखो, एक ईंटा, उसके बाजू में एक और ईंटा, उसके बाजू में एक और ईंटा, उसके बाजू में एक और ईंटा। मतलब बेसिकली आयुष क्या कर रहा है, एक यूनिट के बाजू में दूसरी यूनिट, दूसरी यूनिट के बाजू में तीसरी यूनिट, तीसरी यूनिट के बाजू में चौथी यूनिट, ऐसी n यूनिट्स एक के बाजू में एक के बाजू में एक के बाजू में एक जोड़ता चला जा रहा है, जोड़ता चला जा रहा है, जोड़ता चला जा रहा है, बस, ठीक है, बस जोड़ रहा है और कुछ नहीं कर रहा है आयुष। सिर्फ एक यूनिट, दूसरी यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, एक के बाजू एक चिपका के क्या कर रहा है, बस लगाता जा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। तो इस अरेंजमेंट को बेसिकली बताओ हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, 1 डायमेंशन। क्या कहते हैं इसको, 1 डायमेंशन का क्रिस्टल। वैसे 1 डायमेंशन का क्रिस्टल बेसिकली होता नहीं है, क्योंकि क्रिस्टल 3 डायमेंशन में होता है, तो क्रिस्टल वर्ड में हटा देती हूं, बट इसको हम लोग कहते हैं 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट। इसे क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट। फिर आयुष कहता है रुको मैं एक और चीज आपको दिखाता हूं। मैंने बोला दिखा भैया, और क्या तू अरेंजमेंट दिखा सकता है? तो वो ये कहता है कि देखो इस तरीके का तो अरेंजमेंट मैंने किया ही किया था, है ना, ये अरेंजमेंट तो मैंने किया ही किया था। अब एक काम करते हैं मैडम, अपन ऐसा ही एक और सेम टू सेम अरेंजमेंट ऊपर भी क्रिएट करने लगते हैं। मतलब आयुष ये कहता है कि मैं हॉरिजॉन्टली तो अरेंज कर ही रहा था चीजों को, अब मैं साथ ही साथ में उसको वर्टिकली भी अरेंज करना चाहता हूं। मतलब वो
अलोंग एक्स एक्सिस भी कर रहा है इस बार चीजों को अरेंज, और अलोंग वाई एक्सिस भी कर रहा है। पहले आयुष सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग कर रहा था, वो एक एक्सिस आप कुछ भी ले सकते हो, मैं एक्स ले रही हूँ, ठीक है, वो वाई भी हो सकती है, जेड भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, बट एक ही एक्सिस के अलोंग। अब वो दोनों एक्सिस के अलोंग कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं 2D अरेंजमेंट। क्या कहते हैं उसको? 2D अरेंजमेंट, है ना, इसमें दो एक्सिस इन्वॉल्व है। बट अगर मान लेते हैं, बताओ अगर क्या हुआ, अगर ऐसा हुआ कि आप लोगों के पास, मान के चलते हैं आयुष ने ये कहा कि मैं अरेंजमेंट ऐसे करूंगा, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस भी कर रहा है भैया बंदा, अलोंग वाई एक्सिस भी कर रहा है, और अलोंग जेड एक्सिस भी कर रहा है। अब जेड एक्सिस कहाँ होगी? हमने तो कभी पढ़ा नहीं है भैया जेड एक्सिस के बारे में। तो देखो जेड एक्सिस जो होती है ना, आप लोगों की बेसिकली, अभी ऐसे तुम जिस स्क्रीन को देख रहे हो, अगर इस पॉइंट पे अपना पेन रखो, इस पॉइंट पे अपना पेन रखो, पेन कैसा होगा? तुम्हारी आंखों की तरफ बाहर आ रहा होगा, बस उसी पेन को हम अपनी जेड एक्सिस कहते हैं। ये जो मैंने मार्क किया है ना, इस पॉइंट पे अपना पेन रखो, ये पेन रखो, एकदम परपेंडिकुलरली पेन रखो इस पॉइंट पर, बस वो जो पेन है वही आपकी जेड एक्सिस है। अब तुम मुझे बताओ, क्या मैं जेड एक्सिस बना पाऊंगी? क्या अभी नहीं बना पाऊंगी ना मैं, तो जेड एक्सिस को बाहर निकालते हुए मैं कैसे बना सकती हूँ? बना ही नहीं सकती मैं तो जेड एक्सिस को बाहर निकालते हुए, पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है जेड एक्सिस को मैं बाहर निकाल के बना सकूं। तो इन दैट केस, इसीलिए हम लोग जेड एक्सिस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अब आयुष की ईंटों का अरेंजमेंट अलोंग एक्स एक्सिस भी हो रहा है, अलोंग वाई एक्सिस भी हो रहा है भैया, अलोंग जेड एक्सिस भी हो रहा है। तो बेसिकली लड़का अब कैसा अरेंजमेंट कर रहा है? अब अपना वो 3D अरेंजमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है वो? 3D अरेंजमेंट कर रहा है। तो जब हमारे हाथ में यूनिट सेल आ जाता है, तो यूनिट सेल के आ जाने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? बोलो उसको, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? उसको हम लोग 1D यानी कि 1 डायमेंशन में भी अरेंज कर सकते हैं, 2 डायमेंशन में भी अरेंज कर सकते हैं, 3 डायमेंशन में भी अरेंज कर सकते हैं। चॉइस आपकी होती है, एंड यूजुअली क्रिस्टल्स 3D वाले होते हैं, 1D या 2D के नहीं होते, बट चॉइस हमारी होती है। लेकिन एक बात याद रखना, आप चाहे कैसा भी अरेंजमेंट करो, आप चाहे कैसा भी अरेंजमेंट करो 2D 1D 2D 3D में, आपकी एक ही कंडीशन होती है, आपकी एक ही कंडीशन होती है कि आपका जो रिपीटिंग यूनिट है, आपका जो रिपीटिंग यूनिट है, आपका वो रिपीटिंग यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिपीटिंग यूनिट सेम होना चाहिए? अब तुम जानते हो कि 2 टाइप के ईंटें आते हैं, एक वो लाल वाले ईंटें आते हैं, और दूसरे बोलो कौन से वाले आते हैं? एक आपके ग्रे कलर के ईंटें आते हैं, याद होगा शायद तुम लोगों को थोड़ा बहुत। मान लेते हैं आयुष 2 ईंटें लाल वाली लगाते हैं और फिर एक ईंट ग्रे वाली लगा देता है ना, फिर वो एक क्या करता है आप लोगों का, फिर एक लाल वाली लगाता है और 3 ग्रे वाली लगा लेता है। मतलब बंदे का कभी लाल कभी ग्रे, कभी लाल कभी ग्रे, ये चल रहा है। ऐसा नहीं चाहिए होना, तो या तो सारी लाल लेकर आओ या तो सारी की सारी ग्रे लेकर आओ। ऐसा नहीं चलेगा कि आप अरेंजमेंट को चेंज कर दे रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है, याद रखना, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो ये हम लोगों की क्या कहते हैं, अरेंजमेंट को लेकर क्या होती है, हम लोगों के कुछ छोटे से नियम होते हैं, कुछ छोटे से नियम होते हैं। अब जब आप इस छोटे से नियम को फॉलो करते हो, 3D की तो पढ़ाई मैं भी आज करा ही नहीं रही हूं, मैं आज पढ़ाई करा रही हूं 1D और 2D की। जब आप इस नियम को फॉलो करते हो तो आप 1D में क्या बना लोगे? आप 1D में कुछ नहीं बना सकते एक स्ट्रेट लाइन के अलावा, है ना। 1D में आप क्या बना लोगे यार? सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, या तो एक्स एक्सिस बनेगी, या तो वाई एक्सिस बनेगी, या तो जेड एक्सिस बनेगी, लेकिन बनेगी क्या? सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन बनेगी। तो इसलिए हम 1D को नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी किस चीज को पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं आपके 2 डायमेंशन अरेंजमेंट को। तो आज हमारा टारगेट ये है कि हम ये 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट पढ़ें। तो जब आप ये 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट पढ़ते हो और आपको मैं ये बोलती हूं कि आपको बताओ 2 डायमेंशन में आप किस किस तरीके से आपके लैटिसेस को आपके क्या कहते हैं, बेसिस को आप अरेंज कर सकते हो। तो आप ये मुझसे कहते हो कि देखिए मैडम, अगर आपको 2D में अरेंजमेंट चाहिए, अगर आपको 2D में अरेंजमेंट चाहिए, तो 2D में आपको चीजें अरेंज करने के लिए, अगर आपको चाहते हो कि आपका पास कोई एक 2D स्ट्रक्चर बने, अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक 2D स्ट्रक्चर बने, तो 2D स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा?
आपको कुछ बेसिस चाहिए होंगे। बेसिस मतलब बेसिकली एटम्स या फिर लेट्स से ग्रुप ऑफ एटम, है ना। कुछ तो चाहिए होगा जिसके हिसाब से मैं बनाऊंगी मेरा 2D अरेंजमेंट, जिसके हिसाब से मैं मेरा क्या बनाऊंगी 2D अरेंजमेंट बनाऊंगी। तो 2 डायमेंशन में हम ऐसे बेसिस को लेकर सिर्फ और सिर्फ टोटल 5 अरेंजमेंट बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ टोटल कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं? 5। अच्छा, क्योंकि अरेंजमेंट का नियम क्या है? नियम क्या है कि रिपीटिंग यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, रिपीटिंग यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और कोई भी रिपीटिंग यूनिट को जब आप अरेंज करो तो कोई भी रिपीटिंग यूनिट के बीच में क्या नहीं होना चाहिए? गैप नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? गैप नहीं होना चाहिए। समझ लो, ये नियम कहा गया। तो इस नियम के अकॉर्डिंग अगर कल को आयुष कहता है कि मैडम अपन एक काम करते हैं, ट्रायंगुलर शेप का यूनिट सेल लेकर आओ। चलो मैडम, ट्रायंगुलर शेप का यूनिट सेल लाते हैं और ट्रायंगुलर शेप के यूनिट सेल से अपन 2D स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मैंने बोला चल बना के देखते हैं। तो हमने क्या किया, 2D स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ ट्रायंगल्स को पहले कैसे अरेंज कर लिया? बोलो, सारे एक्स एक्सिस में अरेंज कर लिया। ये लो एक्स एक्सिस में अरेंज कर दिया हमने। कुछ हमारे ट्रायंगल्स को कैसे अरेंज कर दिया? आप लोगों के वाई एक्स, मतलब ये इस एक के नीचे एक, इसी को कहते हैं ना 2D अरेंजमेंट। ये देखो, ये इस तरीके से हम 2D में एक के नीचे एक के नीचे एक अरेंज करने लगे। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं हम लोग अरेंज कर रहे हैं। फिर कुछ देर बाद आयुष की बत्ती जलती है और आयुष बोलता है अरे रुको, ये देखो ना एक अरेंजमेंट और दूसरे अरेंजमेंट के बीच में ये देखो ना गैप छूट गया। ये देखो, बोलता है कि देखो देखो मैडम ये गैप छूट रहा है, ये देखो गैप छूट गया, ये देखो गैप छूट गया। यहाँ तो कोई भी यूनिट सेल नहीं है, यहाँ तो गैप आ गया। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल्स को कभी भी एज ए यूनिट सेल पूरी सॉलिड स्टेट में नहीं लेंगे। ठीक है, कभी नहीं लेंगे। कई लोगों को डाउट होता है कि हम लोग हमेशा क्वाड्रिलैटरल्स को ही क्यों एज अ यूनिट सेल लेते हैं। ठीक है, आगे बता रही हूं ऊपर मैं जो 5 टाइप, बट उन लोगों का डाउट यहां क्लियर कर देते हैं कि यूनिट सेल की पहली तो कंडीशन ये होती है कि रिपीटिंग यूनिट आपको बिना चेंज किए, बिना गैप छोड़े, आपको क्या कर, बिना गैप छोड़े आपको एक लंबा 2D अरेंजमेंट बनाना है। तो यहां तो गैप छूट रहा है, इसीलिए कभी भी आप लोगों का ट्रायंगल रिपीटिंग यूनिट यानी कि यूनिट सेल नहीं हो सकता। आयुष कहता है चलो मैडम अपन सर्कल शेप का यूनिट सेल लेते हैं। चलो ले लो भैया, क्या दिक्कत है, ये लो। एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, 5वां सर्कल, 6वां। चलो मान लेते हैं मैंने एक सर्कल यहां लगा दिया, एक सर्कल मैंने यहां लगा दिया, एक सर्कल मैंने यहां लगा दिया, एक सर्कल मैंने यहां लगा दिया और एक सर्कल मैंने यहां लगा दिया। ये एटम्स नहीं है, ये यूनिट सेल्स हैं। ये कौन है? यूनिट सेल। आगे जाके नहीं तो तुम्हें कंफ्यूज होने वाला है, मैं बता रही हूं, इसीलिए थोड़ा अभी मैं क्लियर कर देती हूँ। ये कौन है? आप लोगों के यूनिट सेल्स हैं। अगर मैं सर्कुलर शेप के यूनिट सेल्स लेती हूं, देखो तो भी आप लोगों का यहाँ गैप छूट रहा है। तो यार इसका मतलब जिस तरीके से हम ट्रायंगल वालों को कभी भी हमारा एक यूनिट सेल नहीं मान सकते, उसी तरीके से सर्कल वाली चीज को भी हम हमारा यूनिट सेल नहीं मान सकते 2D के लिए। 2D के लिए, हाँ, किसके लिए बोलो? 2D के लिए। तुमने बोला चलो मैडम काइट शेप ले लेते, काइट पतंग वाली शेप, आयुष का फेवरेट काम। ये पतंग वाली शेप हमने ली, ये पतंग वाली शेप को हमने अरेंज किए जा रहे हैं। पतंग बोलो या डायमंड बोलो, जो भी आप बोलो, ऐसा देखो हम अरेंज कर रहे हैं। तुम्हें क्या गैप दिख रहा है? यहाँ मुझको तो दिख रहा है, तुम्हारा मुझको नहीं पता, मुझको तो दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ये देखो ना, ये गैप दिख रहा है। यहाँ तो कोई यूनिट सेल नहीं डली, यहाँ तो कोई यूनिट सेल नहीं है, ये यहाँ तो यहाँ पे भी गैप क्रिएट हो गया। इसका मतलब काइट या फिर आप कहो डायमंड की जो शेप होती है, इसको भी आप अपना यूनिट सेल नहीं ले सकते। तो भाई मैं फिर 2D में यूनिट सेल लूँ किसको बिना गैप छोड़े, जो मैं अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके से कर पाऊँ? कौन है वो? तो वो होते हैं टोटल 5 लोग। एक होते हैं आपके स्क्वायर्स, आप स्क्वायर की मदद से ये काम कर सकते हो। एक होते हैं आपके रोम्बस, आप रोम्बस की मदद से ये काम कर सकते हो। एक होता है आप लोगों का रेक्टेंगल, आप रेक्टेंगल की मदद से काम कर सकते हो। एक होता है आप लोगों का पैरेललोपाइड, आप उसकी मदद से ये काम कर सकते हो। पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ, बुक्स में मिल जाएगी। और एक होता है आप लोगों का हेक्सागोनल, आप उसकी मदद से ये काम कर सकते हो। So these are the 5 types of 2D arrangement that you can use for making a crystal in 2D, for making a 2D crystal. आप पॉसिबल यूनिट सेल्स क्या हो सकते हैं आपके? ये 5 पॉसिबल यूनिट सेल्स हो सकते हैं। अब पूरी दुनिया जानती है कि स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है जिसकी अपोजिट साइड्स है ना, जिसकी अपोजिट साइड्स मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों की दोनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, बराबर।
तो अगर मैं ये कहूं कि इस एक्स एक्सिस वाले को ए सिंबल से डिनोट करो मैडम, इसकी लेंथ को, यहां ये ओरिजिन मान लो, ओरिजिन से लेके यहां तक इसकी इस लेंथ को आप ए सिंबल से डिनोट करो, और यहां से लेके यहां तक की इसकी लेंथ को आप बी सिंबल से इंडिकेट करो। तो स्क्वायर के केस में ये ए और ये बी आपस में होता है इक्वल। डू यू एग्री? बिल्कुल, उसमें नहीं एग्री करने वाला तो कोई केस ही नहीं है, इक्वल होता है भाई, पूरी दुनिया जानती है। रेक्टेंगल के केस में क्या ये दोनों चीजें आपस में इक्वल होती हैं? नहीं, इक्वल नहीं होती मैडम। अच्छा, रोम्बस के केस में क्या ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं? हाँ, रोम्बस के केस में भी ये दोनों इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम के केस में नहीं, वहां पे पैरेललोग्राम के केस में इक्वल नहीं होती। हेक्सागोनल हम सबसे आखिरी में पढ़ेंगे, उस पर भी मैं अपनी नजर मत डालू। तो इट मीन्स दैट 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में 5 प्रकार के यूनिट सेल्स पॉसिबल हैं, और उन 5 प्रकार के यूनिट सेल्स में हम लोगों ने ये क्राइटेरिया देख लिया। अच्छा, इसके अलावा आप उस यूनिट सेल की जैसे लेंथ डिफाइन कर सकते हो, आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कि उन दोनों लेंथ और ब्रेथ, उन दोनों ए और बी, उन दोनों एक्स और वाई एक्सेस के बीच का ये एंगल थीटा कितने है, ये थीटा कितना है। आप ये भी बोल सकते हो थीटा के टर्म्स में भी तो डिसाइड होगा आपका यूनिट सेल, क्योंकि अगर थीटा मान लो 30 डिग्री रख दूंगी, तो 30 डिग्री अगर थीटा रख रही हूं तो फिर वो कभी स्क्वायर कहलाएगा क्या? स्क्वायर में तो थीटा क्योंकि 90 होता है। तो स्क्वायर अगर आप बात कर रहे हो तो स्क्वायर मतलब एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें ए और बी बराबर हैं और वहां पे थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री। रेक्टेंगल में भी थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री। बट रोम्बस में थीटा बराबर 90 डिग्री नहीं होगा, कुछ और होगा, बट 90 डिग्री नहीं होगा। ये क्लास 8 स्टैंडर्ड की मैथ्स चल रही है। और पैरेललोग्राम में क्या होगा? उसमें भी ए और बी नॉट इक्वल रहेंगे और थीटा भी 90 डिग्री नहीं होगा। तो ये चारों प्रकार के यूनिट सेल्स आप बना सकते हो, यूज कर सकते हो, मतलब इन लोगों को एज अ यूनिट सेल यूज कर सकते हो 2D के। इन लोगों को हम एज अ यूनिट सेल यूज कर सकते हैं, किसका? 2D का। अब बात आती है यहाँ पे, ये अलग से मैडम आपने लिखा है हेक्सागोनल, जरा समझाइए ये हेक्सागोनल नामक बला क्या है। तो देखिए, समझते हैं हेक्सागोनल नामक बला को। तो सभी लोगों को बचपन से ये चीज पता होती है, हेक्सागोन का मतलब 6 साइड्स, बराबर। अच्छा, और बाकी के मैंने अभी तक ये जो 4 लिए हैं, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, इन सभी के पास बोलो कितनी साइड्स थी? इन सबके पास तो 4 साइड्स थी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि 4 साइड वाले 4 और 6 साइड वाला 1? नहीं, अभी ध्यान से सुनना मेरी बकबक। हेक्सागोनल में मैं मानती हूं 6 साइड्स होते हैं, बट हेक्सागोनल यूनिट सेल, हम लोग यहाँ पे हेक्सागोन की बात नहीं कर रहे हैं मैथ्स वाले की, हम यहाँ पे एक हेक्सागोनल यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। हेक्सागोनल यूनिट सेल एक 4 शेप, मतलब 4 साइड का एक क्वाड्रिलैटरल होता है। तुम्हें लगेगा अरे बाप रे आप ये क्या बोल रहे हो, तो मैथ्स के विरुद्ध है। समझो, पहले सुन लो। ये भी क्या होता है? एक 4 साइड्स का एक क्या होता है? क्वाड्रिलैटरल होता है, जिसमें आपकी स्क्वायर के जैसे ये एडजेसेंट साइड्स बोलो कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। यानी कि इसमें भी ए बराबर बोलो क्या होगा? बी होगा। परंतु यहाँ पे जो थीटा होता है वो 60 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होगा तो स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितने डिग्री की होती है आप लोगों की? 90 नहीं बल्कि 60 डिग्री की होती है। इस चीज को हम हेक्सागोनल यूनिट सेल कहते हैं। आपने इसका नाम हेक्सागोनल यूनिट सेल क्यों रखा? रीजन वाई इसके नाम में आपने इसको हेक्सागोनल क्यों रखा? ये तो चीटिंग है। आप हेक्सागोनल बोलकर इसमें तो 6 साइड बना ही नहीं रहे हो, तो गलत बात है, तो झूठ है, फरेब है। क्यों हमने इसको हेक्सागोनल कहा? तो देखो, उसका रीजन ये है कि अगर मैं तुमसे कहूं कि एक आपको रेगुलर हेक्सागोन बनाना है, तो रेगुलर हेक्सागोन मैंने बना लिया। रेगुलर हेक्सागोन मतलब जिसकी ऑल साइड्स कैसी हो? इक्वल हो, ठीक है, और सारे एंगल्स आपके 60 डिग्री के हो। मैंने एक रेगुलर हेक्सागोन आप लोगों को बनाकर दे दिया। इस रेगुलर हेक्सागोन से मैं काम करती हूं, इसको और इसको एक काम करती हूं, ज्वाइन कर देती हूं। बोलो ये क्या है? डोंट यू थिंक दिस शेडेड पार्ट इज ए क्वाड्रिलैटरल, राइट? ओके, एक काम करो, आप इसको ज्वाइन कर दो। डोंट यू थिंक अगेन कि दिस ग्रीन शेडेड पार्ट इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलैटरल एंड दिस ब्राउन शेडेड पार्ट इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलैटरल। तो बेसिकली हेक्सागोन बन गया। कैसे बन गया? 3 हम लोगों ने क्या किए? इस शेप वाले फिगर्स को ज्वाइन किया तो हमको एक हेक्सागोन मिल गया। क्योंकि इनकी 3 यूनिट सेल्स को ज्वाइन करने से हेक्सागोन मिलता है, सो देयरफॉर वी कॉल्ड देम एज हेक्सागोनल यूनिट सेल।
इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, प्यार से हेक्सागोनल यूनिट सेल कहते हैं। बस खत्म, यही हमारा 2D था। तो याद रखेंगे 2D में टोटल यूनिट सेल कितने प्रकार के पॉसिबल होते हैं, 5। ये मैंने लिख दिए हैं कौन से 5 हैं। अच्छा, किसके लिए क्या कंडीशंस है वो भी मैंने लिख दिया है। तो सारी मैं क्वाड्रिलेटरल सिखा रही हूँ यार तुम लोगों को 8th क्लास का, ये किसमें क्या इक्वल रहता है, तो ये तो आपको याद करना है, ठीक है। आपको पेपर में पूछा जा सकता है व्हाट आर द पॉसिबल यूनिट सेल्स इन 2 डायमेंशंस एंड व्हाट आर देयर कंडीशंस। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि जब हम 2D की बात करते हैं, 2D में एक एक्सेस होती है और एक दूसरी एक्सेस होती है, मतलब सिर्फ 2 एक्सेस होती हैं। तो एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, मतलब सिर्फ 2 ही लेंथ होती है वहां पर। तो इसीलिए जब हम लोगों को यूनिट सेल को मेजर करना होता है, ठीक है, जब हम लोगों को यूनिट सेल को क्या करना होता है, मेजर। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, मैंने यूनिट सेल को क्लासिफाई किया। मैंने यूनिट सेल को कैसे क्लासिफाई किया, मेरे को मान लेते हैं मेरी टीचर ने एक यूनिट सेल दिया, मैंने उसका ए और बी निकाला, वो इक्वल आया तो, और ऊपर से एंगल 90 डिग्री आया, तो मैंने उसको नाम दे दिया स्क्वायर। फिर मैंने दूसरा यूनिट सेल देखा, उसका ए और बी इक्वल आया बट थीटा 60 डिग्री आया, तो मैंने उसको नाम दे दिया हेक्सागोनल। तो बेसिकली हम यहाँ पे यूनिट सेल को क्लासिफाई करने के लिए, हम यूनिट सेल की क्लासिफिकेशन के लिए कुछ पैरामीटर्स हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर कॉलेज में आपको अगर एडमिशन लेना है तो उस पर्टिकुलर कॉलेज का कुछ ना कुछ कट ऑफ होता है, आपको उस कट ऑफ को क्लियर करना होता है, उसके बाद ही आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन में यूनिट सेल्स के क्लासिफिकेशन को या यूनिट सेल्स को क्लासिफाई करने के लिए कुछ पैरामीटर्स यूज किए गए, ठीक है। कुछ यहाँ पे एग्जाम लिया गया, एग्जाम यहाँ पे 2 चीजों को लेकर लिया गया। एक लिया गया साइड्स को लेकर कि साइड्स नापना, और एक क्या नापना, एंगल नापना। तो साइड्स यहाँ पे कितनी नापी गई, 2, एक को नाम दिया गया ए साइड, दूसरे को नाम दिया बी साइड, बराबर। और एंगल यहाँ पे कितने नापे गए, यहाँ पे एक ही एंगल नापा गया ए और बी के बीच का, और उसको नाम दे दिया गया थीटा। उसको नाम क्या दे दिया गया, थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन साइड ए, एंगल बिटवीन साइड ए एंड बी, बराबर ए और बी के बीच का एंगल क्या कहलाता है, बोलो, थीटा कहलाता है। ये हमने अपना बेसिस चूज किया किस काम के लिए, आप लोगों के 2D में क्लासिफिकेशन करने के लिए। लेकिन हम लोगों को सॉलिड स्टेट 2D में नहीं पढ़ना है, हमको तो सॉलिड स्टेट 3D में पढ़ना है। और 3D में अगर आपको कल को यूनिट सेल्स क्लासिफाई करने, मैं अभी यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन तो मैं सिखा नहीं रही हूं क्योंकि वो एक बहुत बड़ी क्लास बन जाएगी ऑलरेडी, बट अगर जिस तरीके से 2D के यूनिट सेल्स को आपने क्लासिफाई किया है, अगर आपको कोई 3D के यूनिट सेल्स को क्या कहे, क्लासिफिकेशन उसका करने को कहे, तो उसके क्लासिफिकेशन के लिए भी कुछ ना कुछ तो पैरामीटर्स डिसाइड होंगे ही होंगे, है ना। और उसके लिए जो पैरामीटर्स डिसाइड होते हैं वो भी आपके यही 2 पैरामीटर्स होते हैं, साइड और क्या होते हैं, एंगल्स। लेकिन किंतु 3D में टोटल कितनी एक्सेसेस इन्वॉल्व होती हैं, 3, इसीलिए साइड्स भी कितनी होती हैं, बोलो, 3, ए बी सी। और क्योंकि 3 साइड्स हैं तो एंगल्स भी कितने होंगे, 3। ए और बी के बीच का एंगल अल्फा, ठीक है, मान लेते हैं ए और बी के ए साइड ए और आप लोगों की साइड बी, इसके बीच का एंगल, अच्छा रुको इसको मैं प्रॉपर तरीके से लिख देती हूँ, साइड ए और साइड बी इसके बीच का एंगल क्या कहलाएगा, दैट विल नोन एज गामा। साइड बी और साइड सी इसके बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल, दैट विल बी अल्फा। और उसके बाद ए और सी के बीच का एंगल, दैट विल बी नोन एज बीटा। ये याद रखना, गामा किसके बीच का है, ए और बी के बीच का है ना। अपन देखो कैसे पढ़ते हैं, अपन ऐसा पढ़ते हैं ना, ए बी सी अल्फा बीटा गामा, ऐसे हम पढ़ते हैं। अगर आप ए बी साइड को ले रहे हो, स्टार्टिंग के 2 ले रहे हो, तो एंगल आप बचा वाला लेना, बचा वाला बोलो कौन, गामा। तो इसीलिए देखो यहाँ पे ए और बी के साथ क्या आएगा, गामा। अगर आप बीसी वाला कॉम्बिनेशन उठा रहे हो, आखिरी के 2 को काट देने के बाद बोलो क्या बचता है, अल्फा। तो देखो यहाँ क्या आया, अल्फा। तो आपको पता होना चाहिए कि गामा क्या है, ए और बी के साइड्स के बीच का एंगल है। अल्फा क्या है, ये बी और सी के साइड्स के बीच का एंगल है। और बीटा क्या है, ये आप लोगों के ए और सी के बीच के साइड का एंगल है। टोटल कितने पैरामीटर्स यूज किए गए, टोटल यहाँ पे 3D में कितने पैरामीटर्स यूज किए गए, 6 पैरामीटर्स यूज किए गए। किस काम के लिए,
आपके 3D के यूनिट सेल्स को क्लासिफाई करने के लिए। और जब हम लोग 2D में बात कर रहे थे तो 2D में कितने पैरामीटर्स यूज किए जा रहे थे? 3 पैरामीटर्स यूज किए जा रहे थे, 2 साइड्स के और 1 एंगल का। और जब हम 1D में बात करते हैं तो 1D में भैया एक ही पैरामीटर होता है, 1D में एक ही पैरामीटर होता है, लेकिन ये इस तरीके से चल रहा है। और जो ये साइड्स होती हैं ना, इन साइड्स को हम लोग क्या कहते हैं? इन साइड्स को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों की एज लेंथ। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एज लेंथ। इसको क्या कहते हैं? एज लेंथ। इसे क्या कहते हैं? एज लेंथ। ये जो साइड्स होती है ना यूनिट सेल्स की, इन्हें क्या कहते हैं? एज लेंथ। क्या ये बात भेजे में जा रही? इसे हम लोग क्या कहते हैं? एज लेंथ। बराबर, बस खत्म, और कुछ नहीं। ठीक है, आसान था ये सब कुछ, बस। और इसके बाद इन्हीं 6 पैरामीटर्स का यूज करके हम आगे की क्लास में 3 डायमेंशंस में यूनिट सेल को, बोलो क्या करेंगे? हम क्लासिफाई करेंगे। हम इन्हीं 6 पैरामीटर्स का यूज करके क्या करेंगे? आपके यूनिट सेल को, 3 डायमेंशन वाले यूनिट सेल को क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। जैसे ऊपर हमने 3 पैरामीटर्स को यूज किया और 2 डायमेंशन वाले को क्लासिफाई किया। कितने क्लासिफिकेशन बने बताओ? वहां पे टोटल कितने क्लासिफिकेशन बने? 5। तो वैसे ही हमारी जो कल की क्लास होगी उसमें जब हम 3D वाले को क्लासिफाई करेंगे तो 3D वाले के टोटल कितने क्लासिफिकेशन बनते हैं? उसके बनते हैं टोटल 7 क्लासिफिकेशन। और ये आपको बाय हार्ट रट्टा मार के होना चाहिए। इस टॉपिक पे डायरेक्टली आपको सवाल बोर्ड्स में आता है, ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, MST CT के पेपर में या किसी भी CT के पेपर में आता है, और मेंस में तो इसके ऊपर एक बार ऑलरेडी, मेंस या JEE में इसके ऊपर ऑलरेडी, एडवांस में आई थिंक ऑलरेडी एक बार मैच द पेयर आ चुका है। ये 3 डायमेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली हमें कल क्या पढ़ना है कि जिस तरीके से आपने क्या किया, 2D को क्लासिफाई किया कि 2D में A बराबर B, अल्फा बराबर मतलब थीटा बराबर इतना, तो इसको कहोगे स्क्वायर। वैसे ही अब आप 3D में अरेंज करोगे, बट 3D में A B के साथ एक तीसरी चीज भी आएगी, और वो कौन होगी? C। अब जैसे 2D में सिर्फ एक ही एंगल होता था, उसको हमने नाम दिया था थीटा, तो यहाँ 3D में अब से टोटल 3 चीजें आएंगी और उनको नाम देंगे हम अल्फा, बीटा और बोलो क्या? गामा। तो इन A B C और इन अल्फा, बीटा, गामा की मदद से 3D के टोटल कितने अरेंजमेंट्स किए जाएंगे? टोटल इस तरीके के 7 पॉसिबल क्रिस्टल बनाए जाएंगे। और बाद में उन क्रिस्टल्स को हम और भी क्लासिफाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि क्लासिफिकेशन रुक जाएगा, बट अभी आज की क्लास समझी। आज की क्लास में हमने क्या सीखा? बेसिस क्या होता है ये सीखा, लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं ये सीखा, लैटिस क्या होता है ये सीखा, ये सीखा। फिर ये देखा कि यूनिट सेल्स को अगर हम जोड़ें तो हम टोटल 3 प्रकार के अरेंजमेंट बना सकते हैं, 1D में, 2D में और 3D में, राइट। अच्छा, उसके अलावा और क्या सीखा कि 2D में अगर आप करोगे तो टोटल कितने क्लास होंगे? भाई हमारी क्या गलती। अच्छा, अब उसके बाद आप लोगों को डायरेक्टली 3D शुरू किया है, बट 3D में भी अपन को क्लासिफिकेशन करना है। तो 3D में क्लासिफिकेशन के लिए हम कितने पैरामीटर्स यूज करेंगे? 3D में हम चीजों को क्लासिफाई करने के लिए टोटल 6 पैरामीटर्स यूज करते हैं। बराबर, 6 पैरामीटर्स कौन से होते हैं? ABC। अच्छा, और बाकी के 3 कौन से होते हैं? अल्फा, बीटा, गामा। जहां पे अल्फा, बीटा, गामा क्या होते हैं? एंगल्स बिटवीन दीज एक्सिस। मतलब ABC ये 3 एक्सिस है ना, और अल्फा, बीटा, गामा उनके बीच के एंगल्स हैं। आपको अलग से ये क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ सिंपलेस्ट यूनिट सेल। आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा, ड्रॉ सिंपलेस्ट यूनिट सेल शोइंग पैरामीटर्स। 6 पैरामीटर्स के साथ आप यूनिट सेल ड्रॉ करिए। तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। इस डायग्राम में मैं बता दूं, एक ही गलती होती है एक स्टूडेंट से, गामा, अल्फा, बीटा को मार्क करने में। तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि आप कैसे याद करोगे कि अल्फा A और B के बीच वाले को गामा कहते हैं कि क्या, कैसे लिखना? ABC लिखना, अल्फा, बीटा, गामा लिखना। अगर आपको यह बताना है कि AB के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, तो AB यानी कि स्टार्टिंग के 2, तो स्टार्टिंग के 2 लोग काट दो, बोलो क्या बचा? गामा। तो इसीलिए A और B के बीच वाले को क्या कहेंगे? गामा कहेंगे। अगर आपसे कोई ये पूछे कि B और C वालों के बीच को क्या कहते हैं, B और C यानी कि आखिरी के 2,
तो आप क्या करो, अल्फा बीटा गामा लिखो, आखिरी के 2 काट दो, बोलो क्या बचा, अल्फा बचा। यानी कि बी और सी के बीच वाले को देखो क्या कहते हैं, गामा कहते हैं, सॉरी अल्फा कहते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोगों को आगे ये सीखना है कि यूनिट सेल्स हम लोगों के 3D में फर्दर किस तरीके से क्रिस्टल वाइज क्लासीफाई होते हैं, वो हमको सीखना है। लेकिन उसमें मैं तुमको उसको चीज सिखाने से पहले एक पॉइंट मैं बता देना चाहती हूं कि जब भी हम एक क्रिस्टल को फॉर्म करते हैं तो क्रिस्टल को फॉर्म करने के लिए हम लोग यूनिट सेल यूज करते हैं। हमारे पूरे क्रिस्टल्स बेसिकली हम 3D में पढ़ने वाले हैं, 2D में हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो 3D में आप जो भी क्रिस्टल्स पढ़ोगे, अभी पहले मैं इसको सिखाऊंगी, उन क्रिस्टल्स में हम ये अज्यूम करते हैं, वो सारे के सारे क्रिस्टल्स में हमारा एक अजम्पशन होता है, बहुत बड़ा वाला अजम्पशन। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर के ये क्या है, ये बोलो ये वर्टेक्स है ना, ये स्क्वायर के क्या है, वर्टेक्स है। ये फिलहाल मैं 2D की बात कर रही हूँ, मैं आगे जब 3D पढ़ाऊंगी तब के लिए बता रही हूँ, फिलहाल 2D से समझो। हम अजम्पशन करते हैं कि हर यूनिट सेल का जो वर्टेक्स होता है, हर यूनिट सेल का जो वर्टेक्स होता है, उस वर्टेक्स को कौन ऑक्यूपाई करके रखता है, एटम ऑक्यूपाई करता है। मॉलिक्यूल भी हो सकता है, बट हम लोगों के पूरे सॉलिड स्टेट में हम एटम्स के बारे में ही पढ़ेंगे या फिर आयंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या बोला मैंने कि आपको किसी भी शेप का यूनिट सेल मिले, चाहे रोम्बस मिले, चाहे स्क्वायर मिले, या फिर 3D में कुछ और मिले, हर यूनिट सेल की वर्टेक्स को कौन ऑक्यूपाई करके रखता है, एक एटम ऑक्यूपाई करके रखता है। ये हमको मानकर चलना है। वर्टेक्स के अलावा और भी जगहों को ऑक्यूपाई करता है आपका एटम, एटम और भी जगहों पे होता है, बट वर्टेक्स पे एटम होगा ही होगा, ठीक है, होगा ही होगा। अभी फिलहाल इसके डिटेल में नहीं घुसते हैं, इसको हम लोग बात के लिए बचा के रखते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास हम लोगों की रहेगी कि 3D में किस तरीके से हम लोगों ने एटम्स को अरेंज किया, ठीक है। और मैं तुम्हें बता दूं कि 3D वालों को और फर्दर भी स्प्लिट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि 3D वाला पढ़कर तुम सोचोगे कि चैप्टर खत्म, 3D को फर्दर भी स्प्लिट किया जाता है। तो अभी तक हमने जितनी पढ़ाई की, उस पढ़ाई के अकॉर्डिंग हमने क्या सीखा, सॉलिड स्टेट को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया। एक था क्रिस्टलिन, एक था एमॉर्फस। एमॉर्फस हमको नहीं पढ़ना है, क्रिस्टलिन में हम लोगों ने उसको और क्लासिफाई किया यूनिट सेल के अकॉर्डिंग, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। वैसे क्रिस्टल्स बेसिकली किस चीज के लिए आप उसको इंडिकेट करते हो, 3D के लिए, बट स्टिल मैंने लिख दिया 1D, 2D, 3D, ताकि आपको समझ में आए कि हम क्लास में कैसे बढ़ रहे हैं। 2D के अगेन कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, 5 क्लासिफिकेशन होते हैं, 1D के नहीं होते। और 3D में मैं तुम्हें बता दूं टोटल कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, बोलो अभी मैंने बताया था, होते हैं टोटल 7। टोटल कितने क्लासिफिकेशन, 7। और तुम्हें अगर लगता है कि बस 7 पढ़ के तुम्हारी जिंदगी सफल हो गई, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर एक जो आपको ये दिख रहा है ना, हर एक आगे फर्दर और क्लासिफाई होता है, ठीक है, समझ रहे हो। इसको और फर्दर क्लासिफाई करते हैं, इसकी और क्लासिफिकेशन होती है, वो हम कल सीखेंगे उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, कैसे होती है। बट कल का हमारा टॉपिक चलेगा, बोलो कहाँ से, 3D से, ठीक है। तो तुम्हारे लिए आज का काम कितना है, पहला आप लोगों को अपनी नोट्स में क्या क्या लिखना है, डिफाइन लैटिस, डिफाइन स्पेस लैटिस, बेसिस है। अच्छा, बेसिस की डेफिनेशन आपने यहाँ पे डायरेक्टली नहीं, बेसिस की डेफिनेशन डायरेक्टली तो नहीं दी हुई है, रुको, हाँ ये दिया है, ये देखो, ये डेफिनेशन है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट आर अटैच टू द लैटिस पॉइंट, हाँ, फॉर्म द बेसिस ऑफ द, आर नोन एज बेसिस। इसको ऐसा लिख दो, इतना लंबा चौड़ा मत करो, आर नोन एज बेसिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं, बराबर, इसको कहते हैं बेसिस। अच्छा, ये बेसिस क्या हो सकते हैं, ये एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर तुम एनसीईआरटी रीड करते हो तो एनसीईआरटी में ये जो बेसिस वर्ड है, इस बेसिस वर्ड को आप लोग बेसिकली एक दूसरा नाम यहाँ पे इस्तेमाल करते हो। बेसिस के अलावा एक और वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, मोटिव्स, मोटिव्स कहते हैं वहाँ पे, मोटिव्स। तो आप बेसिस भी कह सकते हो, मोटिव्स भी कह सकते हो। ये 3 डेफिनेशन हो गई। अच्छा, अब पेपर में ना कॉम्बो पैक आता है, 3 मार्क के सवाल में देखो ये पेपर में आपको कैसा मिलता है, ये या 4 मार्क के क्वेश्चन में ये चीज़ देखो आपको कैसे मिलती है।
आपको लिख के आता है डिफाइन लैटिस, डिफाइन बेसिस, डिफाइन स्पेस लैटिस। 3 मार्क 3 डेफिनेशन। सोचो कितना अच्छे से 3 मार्क स्कोर हो गए, खत्म। 3 डेफिनेशन लिखना और मैक्सिमम बच्चे उस 3 डेफिनेशन को लिखने के बाद अपना पेपर छोड़ देते हैं। मत करना। तीनों डेफिनेशन अगर लिखने को आई है तो तीनों डेफिनेशन को लिखने के बाद आपको बेसिकली ये डायग्राम बनाना है, चाहे सीबीएसई के हो या स्टेट के हो, बनाना ही बनाना। अच्छा इंप्रेशन पड़ता है चेकिंग करने वाले पर। अगर मान लेते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ लैटिस पूछा है तो आप सिर्फ ये वाला बनाना है ना। अच्छा, और अगर मान लेते हैं आपको बेसिस पूछा है तो बेसिस के डिफाइन में उतना लिख दिया, बस वो काफ़ी है। ठीक है, बस वो उतना काफ़ी है, खत्म। और उसके बाद चौथी चीज़ क्या लिखोगे, यूनिट सेल लिखोगे कि यूनिट सेल क्या होता है। और 5वीं चीज़ तुमको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। और 6वीं चीज़ मैं तुम लोगों को मार्क करके देती हूँ, वो तुम लोगों को करनी है। अच्छा, अभी मैंने जो पुराने आपके हो गए क्या कहते हैं आप लोगों का 2 वीडियो की मार्किंग नहीं दी है, वो मार्किंग उन 2 वीडियोस में हो नहीं पाई। पहले वीडियो का तो साउंड कितना गंदा है तो तुम भी जानते हो, और दूसरे में आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इसीलिए मैंने किया था। ठीक है, तो वो मैं कर दूंगा कि एंडिंग में या फिर बीच में ही नहीं कर दूंगी। फिलहाल यहाँ जैसे अपन ने शुरू किया है यहाँ से शुरू करो, या फिर स्टार्टिंग के कम से कम 10 पेजेस छोड़ दो अगर तुम चाहते हो कि ये बहुत प्रॉपर मैं, लेकिन उसकी मार्किंग आखिरी में करवाऊंगी। चलो, तो देखो क्या करना है। हाँ देखो, क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ भी जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑब्टेन फ्रॉम लैटिस पॉइंट एंड बेसिस। 4 डेफिनेशन और 1 डायग्राम आपको अपनी टेक्स्ट बुक से लिखना है। 5वां क्वेश्चन आपको अपनी नोट्स कॉपी में ये वाला लिखना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप लोगों को यूनिट सेल को ये डिफाइन करने को कहा गया। ये यूनिट सेल को क्या करने को कहा गया, डिफाइन। लेकिन अगर तुम्हें यूनिट सेल को एक्सप्लेन करने को कहा जाए तो क्या करोगे, तो ये एक्सप्लेनेशन वाला आपका 6वां सवाल बनेगा। इसमें पहले पॉइंट में आप डायग्राम बनाओगे, ठीक है। दूसरे वाले पॉइंट में आप क्या करोगे, उसके बाद ये लिखोगे यहां से लेके यहां तक, यह आपका दूसरा पॉइंट रहेगा। ठीक है, बस खत्म, इतना ही, ज्यादा एक्सप्लेन में नहीं घुसना, बाकी ये सब आप काट दो। हाँ सॉरी, दूसरा पॉइंट आपको यूनिट सेल को डिफाइन करना चाहिए। यूनिट सेल की डेफिनेशन लिखोगे क्योंकि, और तीसरे पॉइंट में ये अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं ये लिखोगे, खत्म, बराबर। बाकी आगे का मार्किंग जब हम कल आगे पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, बट फिलहाल ये हम लोगों का रहेगा। ठीक है, अच्छा, और मैं जो तुम्हें बता रही थी ना कि 3D में टोटल देखो 7 क्लासिफिकेशन होते हैं। देखो ये 7 क्लासिफिकेशन के नाम हैं, क्या है, एक का नाम क्यूबिक, एक का नाम टेट्रागोनल, एक का नाम ऑर्थोरोम्बिक, एक का नाम रोम्बोहेड्रल, एक का नाम मोनोक्लिनिक, एक का नाम ट्राइक्लिनिक और एक का नाम हेक्सागोनल। ये 7 नाम आपको याद होने चाहिए। तो बेसिकली एक काम करो, इसको अपना क्वेश्चन नंबर 7 बना लो, और कल मैं तुमको समझा के दे दूंगी कि ये 7 नाम कैसे और क्यों आए। फिलहाल अभी तुम इसको अपना क्वेश्चन नंबर 7 बना लो। ठीक है, डन, क्लियर है वाली चीज़। ओके, तो अभी फिलहाल ये वाली क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।